हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स में हम अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट नंबर 2 है। 2023 के पेपर सब होते हैं अनसॉल्व। तो यहाँ पे 822DW ये है सेट का नाम और इसी को हम यहाँ पे हल करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे पहला क्वेश्चन समझाने में ही। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब वह संख्या है जिसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले ही यहाँ पे स्टार दिया गया है। स्टार का मतलब है कि ये प्रश्न अब NCERT द्वारा हटा दिया गया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें परिमेय खोजना है। परिमेय जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब परिमेय होती हैं। अब जैसे 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसके बराबर 3 होता है, तो 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √9 भी एक परिमेय संख्या है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपका पहला वाला विकल्प ही सही जवाब है। ठीक। और ये √3, जब √3 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। √0.1 है, इसका भी नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पे अंडर नहीं लगा है, हालांकि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि 1 0 फिर 1 1 0 फिर 1 1 1 0, तो ये रिपीट करता है तब अपरिमेय होता है, रिपीट नहीं करता है तो अपरिमेय होता है। वो वाली सारी बातें आपको समझाई तो गई है पहले से ही, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जितना भी आपको समझ में आए उतना ही आप उससे समझ के रखें, उतना ही पर्याप्त होता है। ठीक। आगे देखते हैं। एक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 है, तो इसका हल क्या होगा। तो इसको हल करने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए x + y बराबर आपको 10 दिया गया है और x - y बराबर आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। पहला तरीका तो जो विलोपन विधि वाला काम होता है वो कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y कट जाएंगे, तो 2x मिल जाएगा। 10 4 14 हो जाएगा, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 7, यानी x बराबर हो गया 7। और y की वैल्यू अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो x + y बराबर क्या है, 10, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। x का मान हो गया 7, तो यहाँ पे अगर हम 7 रखेंगे 7 उधर जाके घट जाएगा, यानी 10 - 7 मिलेगा जिसके बराबर हो जाएगा 3, ऐसे मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, या फिर आप घटा भी सकते थे तब पर भी काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कुछ। तो पहले बात तो x बराबर 7 और y बराबर 3 आपका उत्तर हो चुका है। लेकिन अब इसको ज्ञात करने के और भी तरीके होते हैं, विकल्पों से ट्राई कर सकते हैं। x + y बराबर 10, यानी x और y के जोड़ने पर 10 हो रहा हो, तो 5 और 2 जोड़ने पर 10 नहीं होता है। 7 और -3 जोड़ने पर 10 नहीं होता है। -7 और -3 जोड़ने पर -10 नहीं होता है। ये दोनों जोड़ करके -10 हो सकता है, पर 10 नहीं हो सकता। और 7 और 3 जोड़ करके 10 होता है। 7 में से 3 घटाने पर 4 भी मिल जाता है। ठीक है, घटाने वाला काम भी। तो ऐसे विकल्प से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ मैं आपको छोटा सा बता ही देना चाहूँगा कि जब x + y बराबर 10, x - y बराबर 10 मतलब 4, और ऐसी मतलब इस प्रश्न में दोनों का योगफल और अंतर दिया गया है। जब योगफल और अंतर दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, अगर दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करते हैं, यानी 10 4 14/2 करते हैं, तो हमें बड़ी संख्या, और घटा करके यानी 10 में से 4 घटाने पर 6 उसका आधा करते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। ये भी एक तरीका होता है हल करने का। यह कोई अलग तरीका नहीं है, यही सेम चीज़ को किया गया है। एक प्रोसेस होती है जिसको समझ लिया जाता है, ऐसे याद हो जाती है। बाकी मैंने आपको विकल्प के माध्यम से भी बता ही दिया है, तो कोई टेंशन की बात तो होनी नहीं चाहिए, होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न को। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न से पहले चलने से पहले आप लाइक वाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक। और जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो बिंदु दिया गया है 5,9। देखिए बात यह है कि ऐसे निर्देशांक होता है, x पे 5 गया, y पर 9 गया, ये 5,9 हो जाता है। अब y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। y अक्ष कौन होता है, ये वाला होता है।
इससे दूरी का मतलब ये वाली दूरी, यानी कितना आगे गए हो। तो कितना आगे गए थे, 5 आगे गए थे, तो 5 आपका जवाब हो जाएगा। 5 मतलब 5 इकाई या 5 मात्रक। और ऐसे ही अगर ये वाई अक्ष से दूरी ना पूछ करके एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तब आप क्या जवाब देंगे। तब एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछा जाए तो ये होता है एक्स अक्ष। इससे ये वाली दूरी मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछ रहे हैं, ये वाली कितना ऊपर गए थे, 9 ऊपर गए थे, तो आप कह देंगे 9 इकाई हो गया। लेकिन इसके अलावा आपको मूल बिंदु से जब दूरी पूछा जाए तो मूल बिंदु तो ये है, इससे इसकी दूरी का जो सूत्र होता है वो √x² प्लस y² होता है। ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपसे मूल बिंदु की दूरी के बारे में पूछा जाए। ठीक, फिलहाल यहाँ पे तो आपका जो उत्तर होना था वो क्या था, ये था ना 5, तो 5 मात्रक जो दिखाई दे रहा है वो सही जवाब हो चुका है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 2 प्रश्नों के ऊपर स्टार बना है। चौथा प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है ये अब तो है नहीं अपने हिस्से में, पर ठीक है देखते हैं। कह रहे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है। तो एक समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5√2, ये भी 5√2 हो सकते हैं। कर्ण, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये 5√2 यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि कर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो कर्ण ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजाएं बराबर होना है, यानी ये भी 5√2 होगा। अब कर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं तो कर्ण बराबर वही होता है अंडर के अंदर लंब स्क्वायर प्लस अधर स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, वही अपना प्यारा सा पुराना 5√2 है, और आधार क्या है, वो भी 5√2 ही तो है। गुड, स्क्वायर कर देंगे तो 5 का वर्ग 25 गुणते 2 प्लस 25 गुणते 2, तो 25 दूनी ये 50 प्लस 50, यहाँ पे भी 50 होगा, 50 हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भ्रम संदेह परेशानियाँ तो हमेशा लगी रहती हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 18 अंश, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 72 अंश। सिंपल बात है, दोनों कोणों को समान कर देते हैं तभी कुछ फार्मूला लगभग सकता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हम लिख देते हैं 18 अंश, ऐसे पढ़ा रहता है, माइनस लिख देते हैं। अब देखिए जो कॉस 72 है वो रहा होगा साइन 90 माइनस 18, यानी 90 में से 18 गया तो 72 मिलता। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे साइन कहाँ से आ गया, कॉस था, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 अंश है, माइनस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं कॉस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 अंश हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर 18 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 0। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो गया अपना 0। तो अब हम प्रश्न संख्या 6 देखें जो कि अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देखेंगे किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। ठीक है, समपूर्णांक p के लिए जो है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए जितने भी समपूर्णांक हैं वो p के रूप में है, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो अगर सम संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो बी वाला विकल्प है वो सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा था ना, इस वजह से हमने थोड़ा सा समय लिया अच्छे से। अगर p सम संख्या है तो विषम संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक, तो मिल जाएगा। अगला है, अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है उसका दोगुना 2p + 1 भी हो सकता है, कन्फ्यूजन इसमें भी दे दिया है, पर ये भी सही है ये भी सही है। देखते हैं उत्तर क्या दे रहा है। ये छठवें का क्या दे रहे हैं, इन्होंने छठवें का उत्तर ही नहीं दिया है। खैर
अगर एक सामान्य पूर्णांक का सम पूर्णांक ना कहने के बजाय पूर्णांक कहता, धन पूर्णांक या फिर पूर्णांक कहता, तब ये वाला सही होता, लेकिन चूंकि इन्होंने सम पूर्णांक कहा है इस वजह से ये सही है। हालांकि टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनका माध्य x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास 7 है प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, इन सभी का माध्य कितना है, x है। 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख देते हैं। 5 से इधर गुणा कराएंगे, 5 के नम 5x हो जाएगा। इधर 14 11 8 7 ये सब जोड़ देते हैं तो होता है क्या, तो भाई देखो 4 1 5 और 8 5 13, 13 7 20 का 0 हाथ से लगे 2 और 1 1 2 2 2 4 प्लस x को उधर भेज दो जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 40, 4 से काट दोगे तो 10, x बराबर हो जाएगा 10। ठीक, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कुछ ऐसे इस प्रकार से हल हुआ है, तो उम्मीद करते हैं तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं। 8वां प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। इसके मूल क्या हैं, समान है। मूल क्या है, मूल बराबर है, समान है। जब मूल समान होते हैं तब क्या होता है, ठीक वही समझना है। तब होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो 4ac को यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमको c का मान ज्ञात करना है। तो माइनस 4ac यहीं पे है, ये उधर जाएगा, ये प्लस पे है तो माइनस b² हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए। c बराबर b² बटे 4a देखने को मिलेगा, तो b² बटे 4a, ये जो डी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलो अच्छा चल रहा है, समझ में आ रहा है मुझे भी और आपको भी, तो अच्छी जोड़ी चल रही है, चलने देते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिए गए चित्र में ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं आपको चित्र में भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे x प्लस 3x प्लस, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें समांतर कहा गया है। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बाकी वो लंबा मैं हल करने वाला था भी। खैर देखेंगे, जब भी आपको ये बराबर समांतर दिया गया है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लग जाएगा। थेल्स प्रमेय में क्या होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। ये क्या है, x प्लस 3 है, उसके बटे क्या है, ये 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 बराबर x बटे ये वाला 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x प्लस 3 है और ये 3x प्लस 4 है और x है बराबर के उस पर x है और 3x प्लस 19 है। इसका गुणा करा देंगे तो 3x², इसका करा देंगे तो 4x, इसका करा देंगे 9x और इसका करा देंगे तो 12 और x से गुणा कराएंगे तो 3x² प्लस यहाँ पे अपना 19 था ना तो 19x हो जाएगा। 3x² कट जाएगा, दोनों तरफ समान चिन्ह में समान मात्रा में है। 9 4 13x हो जाएगा प्लस 12 है बराबर 19x है। इसको उधर भेज दो घट जाए तो 19 में से 13 घटाए पे 6x बराबर 12, 6 2 9 12 होता है। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। x का मान 2 हो गया तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो 10वां प्रश्न देखेंगे। अब कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, देखिए 2 4 6 8 और 10 ये धनात्मक सम संख्याएं हैं जो कि 1 से लेकर 10 तक की हैं। इनका समांतर माध्य क्या होगा, देखो जो सबसे बीच में दिखाई दे रहा है वही समांतर माध्य होता है। ठीक, डी वाला विकल्प। बाकी आप जोड़ सकते हो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कर सकते हो। ये 5 है तो 5 से भाग करेंगे, जोड़ देंगे। देखो 8 2 10 होता है, 6 4 10 होता है, 10 10 20 20 10 30।
वो 5 से भाग करोगे तो 5 छंग 30, 6 मिल गया है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। बाकी जब भी लगातार संख्याएं हों, क्या हो लगातार, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, जब भी लगातार संख्याएं हों और उनसे आपसे समांतर माध्य पूछा जाए तो बीचों बीच वाली अपनी समांतर माध्य हो जाती है। चलो देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों वाला सवाल है। 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं। 2 से काटना आता है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से कटेगा 13 3 39, फिर 13 से कटेगा बात खत्म। तो 2 की घातें कितनी दिखाई दे रही हैं? कैसी दिखाई दे रही है? 2 गुणते 3 की घातें 1 गुणते 13। कौन दिखाई दे रहा है इनमें से? कोई तो होगा, बी वाला विकल्प है, सही जवाब है। बढ़िया है। तो 12 नंबर सवाल है, एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक दिया गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र इस सवाल के लिए जो है सूत्र वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आपसे वो सीधे सीधे सूत्र ही पूछा जा सकता है। देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। 3 गुणे माध्यक पर माइनस 2 गुणित माध्य। अब देखिए माध्यक में माध्यक 3 है तो 3 से गुणा, माध्य 2 है 2 से गुणा, और बीच में माइनस बराबर 4 अक्षरों वाला बहुलक। यही आपका सूत्र होता है। अब ये सूत्र समझ में आ गया। तो आंकड़ों का पहले माध्य दिया है, यानी कि माध्य के जगह पे 24 रखना है। 3 गुणते यहाँ पे तो माध्यक हो गया, हमें माध्यक ज्ञात करना था, ये नहीं पता है। माइनस ये जो पता है 2 गुणते क्या हो गया 24 हो गया अपना माध्य, 24 लिख दिया। और बहुलक कितना है 12, और बहुलक क्रमशः तो 12। जो कुछ दिया गया है यहाँ पे लाइन से, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लाइन से दिया होना, और उसके बाद उससे हिसाब से उसको समझना। शुरू में मैं जब छोटा था तो समझ नहीं पाता था कि माध्य 24 है कि माध्य 12 है। तो समझ में पता चला कि यार एक क्रमशः नामक एक चीज़ होती है, जिससे समझदार लोग कहते हैं कि माध्य पहला वाला 24 होगी और बहुलक बाद वाला 12 होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये लाइन से चलना अति आवश्यक है। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे 12 ऐसे रहेगा बराबर 3x भी रहेगा माइनस, इसका गुणा कर देते हैं। 24 दूना 48, 48 माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, तो हमें 3x बराबर क्या मिल जाएगा 12 और 48 का योगफल। 48 का, क्योंकि ये माइनस में उधर आके प्लस हो जाएगा। 8 2 10 का 0 यहाँ से लगेगा, 4 1 5 6। 3x बराबर होगा 3 2 9 6, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 20 मिल गई। सीधे सीधे यहाँ पे 20 हो गया है, लेकिन हमसे पूछ कर रहा था, हाँ माध्यक पूछ रहा था, जो कि 20 मिल गया है। ठीक है, हो गया, बढ़िया। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या मतलब होता है? संपाती होना, और संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो ऐसी स्थिति में आपका जो होता है ये क्या होते हैं अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। अब a1 तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, a2 4, तो 2/4 बराबर b1 3 है, b2 कितना है k, ये निकालना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 गुणा कर दे तिरछा वाला, k एकम k बराबर k, 3 दूनी 6, तो उत्तर क्या होगा 6। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे डी वाला विकल्प। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया है। तो बाकी के सवाल है आगे की वीडियोस में करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।